हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म और उनकी स्वतंत्रताओं को लेकर के कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन क्या हैं, क्या क्या फ्रीडम्स उनको प्राप्त हैं। इन सब टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि क्या भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्मों को भी सेंसर बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है? क्या सेंसर बोर्ड की अनुमति के बिना ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई फिल्म रिलीज नहीं हो सकती है? यदि नहीं, तो दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज ये रिलीज के 2 दिन बाद आखिर क्यों हटा दी गई? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या सरकार बिना कारण बताए किसी फिल्म को हटा सकती है, या फिर क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच टकराव का कोई मामला है? आज इन्हीं सभी प्रश्नों पर हमें चर्चा करनी है और देखना है हमें कि ओटीटी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिल्म के रेगुलेशंस में क्या क्या स्थितियां बनी हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, या फिर यह समाचार में क्यों है। तो आपको पता है 3 जुलाई 2026 को फिल्म सतलुज एक ओटीटी चैनल G5 पर रिलीज हुई और उसके ठीक 2 दिन बाद ही 5 जुलाई को भारत में इसे G5 से हटा दिया गया। हालांकि G5 ने कोई कारण नहीं बताया। G5 ने केवल करंट डेवलपमेंट्स का हवाला देकर के इस फिल्म को हटा दिया। कोई सरकारी आधिकारिक आदेश को सार्वजनिक नहीं किया गया और ना इसके बारे में कोई चर्चा की गई। कुछ दिनों बाद 12 जुलाई को इस फिल्म को दुनिया भर से ओटीटी G5 से हटा दिया गया। सतलुज मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा, इनके आधार पर बनाई गई फिल्म है जिनको इससे हटा दिया गया। दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म पर काम किया है और इसके निदेशक हनी त्रेहन है। तो फिल्म सतलुज की सामग्री की जांच के लिए एक समिति गठित की गई। अभी जब 12 जुलाई पर इसको पूरी दुनिया से हटाया गया, समिति ने सिफारिश की है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक जारी रखी जाएगी, क्योंकि समिति का मानना है कि यह फिल्म कथित रूप से भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। इसके आधार पर इस फिल्म को हटा लिया गया। अब बात करते हैं कि आखिर यह फिल्म किस पर आधारित है। जसवंत सिंह खालड़ा ये इनके ऊपर बनाई गई एक फिल्म है। जसवंत सिंह खालड़ा का 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क में उनके घर से अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद वो कभी घर वापस नहीं आए। इसका मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अदालत में सीबीआई की ओर से जो जानकारी दी गई, उस जानकारी के अनुसार जसवंत सिंह खालड़ा एक मानव अधिकार कार्यकर्ता थे और शिरोमणि अकाली दल के मानव अधिकार प्रकोष्ठ में वो महासचिव पद पर तैनात थे।
सीबीआई के अनुसार अगर हम देखें तो 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में चरमपंथ के साथ साथ पुलिस अत्याचार, हिरासत में मौतों और अनेक कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ों की घटनाओं को लेकर के लगातार जसवंत सिंह खालड़ा चर्चा में रहते थे। खालड़ा ने जून 1984 से दिसंबर 1994 के बीच अमृतसर, मजीठा और तरन के शमशान घाटों में अज्ञात शवों का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया था, जिस कारण से वो चर्चा में हुए। और उनका यह दावा था कि लावारिस शव पुलिस की अवैध कार्यवाही के ये गवाह है। तो ये खालड़ा पर आधारित फिल्म है और जिस पर मुख्य भूमिका निभाई है इन महोदयों ने, दोसांझ साहब ने। अब बात आती है कि यह केवल फिल्म का विवाद है या कुछ और है। अनेक मुद्दों पर बहस करने के लिए हमें इस फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध आमंत्रित करते हैं, जैसे जिन पर चर्चा की जा सकती है वो अनेक मुद्दे हैं। जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पर चर्चा कर सकते हैं इस फिल्म के माध्यम से, रूल ऑफ लॉ, ओटीटी रेगुलेशंस हैं, नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा की जा सकती है। इसी तरीके से डिजिटल गवर्नेंस पर हम इसके माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे तमाम तरीके के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मतलब अब ये मामला केवल फिल्म का मामला नहीं हो गया है कि फिल्म को प्रतिबंधित कर लिया गया। तो आइए एक एक करके हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारत में फिल्मों का रेगुलेशन क्या है, किस तरीके से भारत में फिल्मों का रेगुलेशन होता है। भारत में फिल्मों का रेगुलेशन सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 पर आधारित है। यह कानून थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों को नियंत्रित करते हैं और देखा जाए तो इस कानून के आधार पर भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भी बनाया गया है, जिसको सीबीएफसी कहा जाता है। और सीबीएफसी फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले प्रमाणित करता है, सर्टिफिकेशन करता है, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस श्रृंखलता में ना तब्दील हो जाए और लोगों के सामाजिक उत्तरदायित्व का हनन भी ना हो सके। इनके आधार पर यह देखा जाता है। इस कानून के तहत अगर आप देखें तो सीबीएफसी ने अनेक कार्य निर्धारित किए हैं। सीबीएफसी अनेक कार्यों का दायित्वों का निर्वहन करता है, जैसे फिल्म देखना, उनका देखने के बाद प्रमाण पत्र देना, अगर जरूरी है तो उसमें कट सजेस्ट करना, कट के माध्यम से आवश्यक संशोधन सुझाव देना, सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति देना, यह सब सीबीएफसी सजेशन देता है। अब बात आती है कि भारत में सीबीएफसी जो फिल्मों का सर्टिफिकेशन करता है, वो सर्टिफिकेशन किस तरीके से करता है और सभी फिल्मों को क्या एक जैसा सर्टिफिकेशन मिलता है। तो हमारे देश में सीबीएफसी फिल्म को 4 कैटेगरी में सर्टिफिकेट करता है। सबसे पहले एक यू कैटेगरी है, इसको आप यूनिवर्सल कैटेगरी कहते हैं।
अगर किसी फिल्म को यू कैटेगरी प्रदान किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि इस फिल्म को सभी आयु वर्ग के बच्चे, बूढ़े, युवा सब देख सकते हैं। परिवारों और बच्चों के लिए सुरक्षित सामग्री होती है अगर फिल्म को यू सर्टिफिकेशन है। दूसरी बात, यूए सर्टिफिकेट होता है। हालांकि यूए में 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। यूए में सबसे पहली कैटेगरी है यूए+7। यूए+7 का मतलब हुआ, यूए7+ का मतलब हुआ कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह फिल्म अभिभावक की सलाह से पहले नहीं देखी जा सकती। मतलब यहां पर अभिभावक की सलाह लेकर के ही देख सकते हैं। इसका कारण यह होता है कि इस फिल्म में, जिसको यूए7+ कैटेगरी मिली है, उसमें हल्की फुल्की हिंसा होती है या कुछ संवेदनशील विषयों पर फिल्मांकन किया गया होता है, तो उसको यूए+7 कैटेगरी दे दी जाती है। दूसरी कैटेगरी होती है यूए13+। यूए13+ का मतलब होता है कि 13 वर्ष से कम आयु के लिए अभिभावक का मार्गदर्शन आवश्यक है, तभी वो बच्चे उसको देख सकेंगे। यूए13+ का मतलब होता है कि किशोरों के लिए उपयुक्त है, परिपक्व विषयों की सीमित प्रस्तुति है, तो उसको यूए13+ कैटेगरी दे दिया गया। यूए16+ कैटेगरी भी होती है एक। यूए16+ कैटेगरी में 16 वर्ष से कम आयु के लिए अभिभावक का मार्गदर्शन आवश्यक होता है, और इसका कारण यह बताया जाता है कि इसमें अपेक्षाकृत गंभीर विषय और सीमित हिंसा या भाषा का प्रयोग होता है फिल्म में, तो उसको यूए16+ कैटेगरी दे दी जाती है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। अब बात आती है ए कैटेगरी, जिसमें एडल्ट्स ही केवल फिल्म को देख सकते हैं। यह केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को देखने की इजाजत होती है, और इसका कारण होता है कि इसमें हिंसा है या यौन विषय शामिल किए गए हैं, नशीले पदार्थ हैं, या परिपक्व विषयों पर सामग्री फिल्म में दर्शाई गई है। तो इसमें बच्चों को प्रतिषिद्ध किया गया है, और केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को ही देखने की इसमें इजाजत दी गई है। अब बात आती है स्पेशलाइज्ड कैटेगरी। स्पेशलाइज्ड कैटेगरी मतलब एस कैटेगरी। इसमें विशेष वर्गों के लिए होती है यह फिल्म, जैसे डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब को स्पेशलाइज किया गया है। मतलब देख कोई भी सकता है, लेकिन यह विशेषकर उनके लिए बनाई गई है। सीमित उपयोग सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए यह फिल्म नहीं होती है, कई बार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से भारत में 4 कैटेगरी में फिल्मों को बांटा गया है। अब बात आती है कि ये जो 4 कैटेगरी फिल्मों की हमने बनाई है, इस कैटेगरी का लाभ क्या है, क्यों हमने 4 कैटेगरी पर इनको बांटा है, और क्या क्या इन कैटेगरीज के बांटने से नुकसान है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वर्गीकरण के लाभ क्या है 4 कैटेगरी में बांटने से। पहला लाभ तो इसमें यह मिलता है कि आयु आधारित वर्गीकरण से बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब बच्चों के अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन्हें किस तरीके से वैल्यूज सिखाने हैं और कौन से नहीं सिखाने हैं, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि दर्शकों को सामग्री की प्रकृति का एक मोटा मोटी संकेत मिल जाता है, पूर्व संकेत मिल जाता है, तो यह भी फायदा है। तीसरी बात है कि फिल्म निर्माताओं को स्पष्ट नियामकीय ढांचे में बांटा जा सकता है, एक रेगुलेटरी बॉडीज मिल जाती है एक, तो क्लासिफिकेशन करना भी आसान हो जाता है, उनके ऊपर रेगुलेशन लगाना भी आसान हो जाता है। और चौथी बात है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा
का इससे अच्छा खासा प्रयास हो सकता है। मतलब कुछ लाभ इस कैटेगराइजेशन से मिल जाता है, लेकिन इस कैटेगराइजेशन को करने में कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे कई बार प्रमाणन और सेंसरशिप की सीमा पर विवाद उत्पन्न होने लगते हैं, जो एक जटिलता को पैदा करता है। निर्णयों में व्यक्तिपरकता की संभावना होती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर समान व्यवस्था लागू ना होने से असमानता दिखाई देती है। कई बार यह समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब के बीच में संतुलन बनाने में जटिलता आ जाती है। तो कुल मिलाकर के इस कैटेगराइजेशन से जो सीबीएफसी के द्वारा किया गया है, इससे फायदे भी हैं तो कुछ चुनौतियां भी हैं इस कैटेगराइजेशन को करने में। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि सीबीएफसी का उद्देश्य फिल्मों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उचित आयु वर्ग के अनुसार प्रमाणन करना है। मींस एज बेस्ड क्लासिफिकेशन को ध्यान में रख करके ये काम सीबीएफसी के द्वारा किया जाता है। आज के बदलते हुए डिजिटल युग में अगर देखा जाए तो पारदर्शी, वैज्ञानिक और समान नियामकीय व्यवस्था विकसित कर पाना बहुत जटिल काम है, लेकिन जितना जटिल है उतना ही आवश्यक भी है, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बाल संरक्षण और सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। तो यह आवश्यक भी है। अब यहां एक गौर करने वाली बात यह है कि ओटीटी मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 और सेंसरशिप की व्यवस्था लागू नहीं होती है। मतलब ओटीटी पर सीबीएफसी लागू नहीं होता है। यह गौर करने की बात है। तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ओटीटी पर सीबीएफसी व्यवस्था लागू क्यों नहीं होती। इसके कारण है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 केवल पब्लिक एग्जीबिशन पर लागू होता है, जबकि ओटीटी पब्लिक एग्जीबिशन नहीं है। क्योंकि ओटीटी पर जो आप फिल्में देखते हैं या जो भी देखते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो या तो लैपटॉप में देखते हैं या मोबाइल में या घर बैठ करके अपने देखते हैं। मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर द पब्लिक एग्जीबिशन। इस कारण से सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 इस पर लागू नहीं होता है। अब बात आती है कि अगर ओटीटी पर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 लागू नहीं होता है, तो क्या ओटीटी पर कोई रेगुलेशन है या नहीं है? तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेशन के लिए क्या व्यवस्था है हमारे देश में। ओटीटी रेगुलेशन किन कानूनों के अंतर्गत आता है? आप देखो कि भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अभी कोई अलग से कानून नहीं है। कोई अलग व्यापक ओटीटी रेगुलेशन एक्ट अभी तक हमने नहीं बनाया। इनका नियमन अभी मुख्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा होता है, जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं। और
इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे रेगुलेशन बनाए गए हैं वर्ष 2021 में, जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड कहा जाता है 2021। तो कुल मिलाकर के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रेगुलेशन या तो आईटी एक्ट के माध्यम से होता है या फिर आईटी रूल्स 2021 के माध्यम से होता है। अब पूरे ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेशन के बारे में हम थोड़ा कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि कैसे हम इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी बना सकते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेशन को हम 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन क्या है, संवैधानिक रेगुलेशन क्या है, लीगल रेगुलेशन क्या है, प्रोसीड्यूरल रेगुलेशन क्या है और व्यवहारिक रेगुलेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम संवैधानिक रेगुलेशन पर। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर चर्चा की गई है और इस विचार और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आप काम कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्राप्त है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आशय लोग ये लगाते हैं कि हमको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इस पर कुछ रेगुलेशन लगाता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। हालांकि उन रिस्ट्रिक्शंस के कुछ आधार हैं, जैसे पहला आधार है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरी बात, पब्लिक ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर, डिसेंसी के आधार पर रेगुलेशन लगाया जा सकता है, मॉरलिटी के आधार पर रेगुलेशन लगाया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर आपके ऊपर रेगुलेशन लगाया जा सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति को डिफेमेशन की तरफ ले जाते हैं तो रेगुलेशन लगाए जा सकते हैं। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के आधार पर रेगुलेशन लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान भले ही आपको विचार और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन कुछ भी विचार प्रकट करने की आजादी नहीं देता। युक्त युक्त निर्बंधनों के साथ रहते हुए अपने विचारों को प्रदर्शित करने की आजादी देता है। तो भारतीय संविधान ने स्पष्ट तौर पर रेगुलेशन लगाए हैं। अब बात आती है कि लीगल रेगुलेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीगल रेगुलेशन में 2 प्रोविजन है। एक तो आईटी एक्ट 2000 है। आईटी एक्ट 2000 की बहुत सारी धाराएं हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाती हैं, विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन इसकी एक धारा है 69A, धारा 69A। यह सरकार को अधिकार देती है कि यदि आवश्यक हो तो सरकार किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। ब्लॉक करने का आधार हालांकि सरकार बनाएगी और वो लगभग वही आधार होंगे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में बताए गए। मतलब सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, इन सब के आधार पर अगर सरकार को ऐसा लगता है कि समस्या है तो सरकार सेक्शन 69A के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरी बात है आईटी रूल्स 2021, जो आईटी एक्ट की धारा 87 के आधार पर बनाए गए हैं। आईटी रूल्स मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड।
ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण नियामक ढांचे हैं। इसमें कोड ऑफ एथिक्स भी है और 3 टायर्स ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है, 3 स्तर पर। यह आईटी एक्ट 2000 की धारा 87 के आधार पर यह रूल्स बनाए गए हैं, इनको ध्यान रखना है। इसमें 3 टियर रेगुलेशन है। यह 3 टियर रेगुलेशन अगर आप समझना चाहें, जो आईटी रूल्स 2021 में बनाए गए हैं, तो इसमें पहला लेवल है सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर्स। जो पब्लिशर है वो अपने आप में कुछ रेगुलेशंस बनाए, मतलब प्रत्येक ओटीटी प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपका नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन प्राइम हो, चाहे जी5 हो, वो अपना ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करेगा और जो भी कंज्यूमर्स है उसकी शिकायतों का निर्धारित समय में निर्धारण करेगा। इसको हम लेवल 1 कह सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर, जिसमें प्रत्येक प्लेटफॉर्म एक ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करेगा। सेकंड लेवल में आता है सेल्फ रेगुलेशन बॉडी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म किसी सेल्फ रेगुलेशन बॉडी का एक सदस्य होता है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जो अपील को सुनते हैं। तो यह एक संस्था है और यह संस्था शिकायतों की समीक्षा कर दिशा निर्देश भी जारी करती है। तो यह सेकंड रेगुलेशन है। तीसरे रेगुलेशन मतलब लेवल 3 में ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को तय किया गया है, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओटीटी चैनल्स की निगरानी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी इनकी शिकायतों की जांच करती है। साथ ही सरकार आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्यवाही करती है। तो ये जो प्रोसेस तय किया गया है आईटी रूल्स 2021 से, ये एक प्रक्रिया तय की गई है जिससे ग्रीवांसेस को रिड्रेस किया जाता है। इसीलिए इसको हम ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म या ग्रीवांसेस रिड्रेसल प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है कि कुछ व्यवहारिक कदम भी हैं, बिहेवियरल रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं। अगर बिहेवियरल रेगुलेशंस की चर्चा की जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के अपने कुछ दायित्व होते हैं, जैसे आयु आधारित कंटेंट क्लासिफिकेशन करना, जैसा कि आपने वहां फिल्म में सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत देखा था। तो यहां पर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आयु के आधार पर कंटेंट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें वो उसी तरीके से बता सकते हैं कि ये यू कैटेगरी है या यूए है, 7+ है, 13+ है, 18+ है, 16+ है, इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरी बात, अभिभावकीय नियंत्रण मतलब पेरेंटल लॉक और आयु का सत्यापन कर सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना चाहिए उनको। साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही उन्हें अपनी सामग्री को बनाना चाहिए। प्लस वो प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म भी रेगुलेशन के दायरे में हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन, लीगल रेगुलेशन, प्रोसीड्यूरल रेगुलेशन और बिहेवियरल रेगुलेशन के दायरे में आते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उत्पन्न होता है, जो रेगुलेशन एथिक्स पर बेस्ड है, वो यहां पर आप देख सकते हैं। आयु आधारित, अभिभावकीय नियंत्रण है, कोड ऑफ एथिक्स का पालन कर सकते हैं,
राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, इनको ध्यान रखना चाहिए। प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली बनाने की आवश्यकता यहां पर है। तो इस तरीके से व्यवहारिक रेगुलेशंस पर इन बातों को हम समझ सकते हैं। अब बात आती है कि अब सबसे बड़ा विवाद क्या है आज की स्थिति में। आज की स्थिति में या इस फिल्म को लेकर के सबसे बड़ा विवाद यह उत्पन्न होता है कि जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप नहीं है तो फिल्म सतलुज को जी5 से क्यों हटाया गया। और इस प्रश्न का जवाब आप खुद से निर्धारित कर सकते हैं कि भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्री सेंसरशिप नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत यह प्री सेंसर नहीं है, लेकिन यह भी आपने समझ लिया कि यह पूर्णतः अनियंत्रित भी नहीं है। आईटी एक्ट 2000, आईटी रूल्स 2021, इन सब के अंतर्गत ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आते हैं। मतलब अगर कोई सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अन्य वैधानिक प्रावधानों से संबंधित गंभीर प्रश्न उत्पन्न करती है तो सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। अब बात आई सतलुज की। सतलुज ये ऐसा नहीं है कि पहली बार रिलीज की गई है या करने का प्रयास किया गया है। इससे पहले इस फिल्म का पूर्व नाम रखा गया था पंजाब 95। पहले का पुराना नाम है। तो इसको सीबीएफसी से प्रमाणित करने का प्रयास किया गया, लेकिन सीबीएफसी ने प्रमाणित नहीं किया। तो फिर नाम इसका सतलुज करके इसको ओटीटी चैनल जी5 पर जारी किया गया, जिसको रेगुलेट कर दिया गया है आईटी रूल्स 2021 के तहत। तो आईटी रूल्स 2021 के तहत सरकारी हस्तक्षेप हो सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है। सरकार के अनुसार फिल्म को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जोड़ा गया है और इन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है वो निर्णय लेगी और देखेगी कि क्या है। तो आपने अंतर समझ लिया कि सीबीएफसी रेगुलेशन क्या है और ओटीटी पर रिलीज होने वाले फिल्मों का रेगुलेशन क्या है। कोई अगर आपसे पूछे कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सिनेमा हॉल्स पर फिल्में रिलीज की जाती हैं वो सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के तहत रिलीज की जाती हैं, जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत हैं, और ओटीटी पर जो फिल्में रिलीज की जाती हैं उनका रेगुलेशन आईटी एक्ट 2000 और आईटी रूल्स 2021 है। अगर फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है तो प्री सीबीएफसी चाहिए, मतलब सीबीएफसी का प्रमाण पत्र पहले चाहिए। प्री सेंसरशिप है। सीबीएफसी पहले ही कट और संशोधन करवा सकता है, मतलब सिनेमा हॉल में जब फिल्म आएगी तो पूरा कट छट करके आएगी। लेकिन ओटीटी में सीबीएफसी प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो ओटीटी पर सामग्री पहले प्रकाशित हो जाती है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि यह फिल्म समस्या उत्पन्न कर रही है या यह सामग्री समस्या उत्पन्न कर रही है तो आईटी रूल्स के तहत उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो फिल्म सतलुज पर लगाया गया प्रतिबंध मनमाना प्रतिबंध नहीं है, किसी ना किसी आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। और अभी जो जी5 ये बता रहा है वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर और लोक व्यवस्था के नाम पर इस फिल्म को रेगुलेट किया गया। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप नहीं है, फिल्म सतलुज को जी5 से क्यों हटाया गया, इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी मिल गई। थैंक यू वेरी मच। फिल्म में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।